हेलो फाइटर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और हम इसमें अभी इनसाइट मॉड्यूल 2020 का इकोनॉमी डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें जो पहला टॉपिक है स्कीम एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, उसके बारे में बात करते हैं। पहला टॉपिक है नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। ये एक तरह की पेंशन स्कीम है व्यापारी के लिए जिनका टर्नओवर जो है वो 1.5 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ये एक वॉलंटरी और कंट्रीब्यूटरी टाइप की पेंशन स्कीम है जिसमें जितना आप इन्वेस्ट करोगे, आई मीन जितना आप कंट्रीब्यूट करोगे उतना ही गवर्नमेंट भी करेगी कंट्रीब्यूट। 50-50 वाला सीन रहेगा। इस स्कीम के तहत जो भी बेनिफिशियरी होगा उसके लिए इसमें एनरोलमेंट करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और जब आप 60 साल के हो जाओगे तो आपको हर महीने 3,000 रुपये तक की पेंशन मिलेगी। इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है, वो भी हम देख लेते हैं। एज ग्रुप जो है वो 18 से लेकर 14 ईयर्स तक के बीच में होना चाहिए। GSTIN रिक्वायर्ड है उनके लिए जिनका टर्नओवर जो है वो 40 लाख से ज़्यादा का है। बेनिफिशियरी को इनकम टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए या फिर EPFO, ESIC, NPS, PMSYM का मेंबर भी नहीं होना चाहिए। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी बिल 2019 के बारे में बात करते हैं। ये प्रोवाइड करता है इंडियन कॉरपोरेट्स को किसी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में ईजी एक्सेस प्रोवाइड करता है। सर्विसेज देख लेते हैं क्या क्या है। फंड रेजिंग सर्विसेज होती हैं किसी एक इंडिविजुअल के लिए, कॉरपोरेशन के लिए या फिर गवर्नमेंट के लिए। एसेट मैनेजमेंट होता है और ग्लोबल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन भी होता है। अगर किसके तहत? पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज और म्यूचुअल फंड्स के तहत। वेल्थ मैनेजमेंट होता है, ग्लोबल टैक्स मैनेजमेंट और अक्रॉस बॉर्डर टैक्स लायबिलिटी ऑप्टिमिज्म, जो कि एक तरह की बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराती है फाइनेंशियल इंटरमीडिएटीज़, अकाउंटेंट्स और लॉ फर्म्स के लिए, वो भी इसमें है। ग्लोबल और रीजनल कॉर्पोरेट ट्रेजरी मैनेजमेंट भी होते हैं जो कि ऑपरेशंस होते हैं जो किस में इन्वॉल्व करते हैं, जो कि इन्वॉल्व होते हैं फंड रेजिंग में, लिक्विडिटी इन्वेस्टमेंट और मैनेजमेंट और एसेट लायबिलिटी मैचिंग में। रिस्क मैनेजमेंट ऑपरेशंस भी होते हैं जैसे कि इंश्योरेंस, रीइंश्योरेंस, मर्जर और एक्विजिशन एक्टिविटीज़ भी होती हैं ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस के बीच में। इसके साथ ही साथ एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी भी सेटअप करी जाएगी। ओके, मैनेजमेंट ऑफ अथॉरिटी में देखते हैं। इसमें एक चेयरपर्सन होगा और नॉमिनेटेड पर्सन होगा कहाँ कहाँ से? सिर्फ एक ही होगा, RBI से, सेबी से, IRDAI से, PFRDA से। हम कुछ फंक्शंस देख लेते हैं। ये सारे उन सारे मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और FIs को रेगुलेट करेगा जो कि IFSC जो कि क्या होगा, रेगुलेट की जाती हैं, रेगुलेट होती हैं और परमिट की जाती हैं बाय फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर और फॉर IFSC। और साथ ही साथ कुछ अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज और FIs को भी रेगुलेट करेगा जो कि मे बी नोटिफाइड हो किसके द्वारा? बाय सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा टाइम टू टाइम। अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन कवर्ड है। ये एप्लीकेबल होगा सभी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स जो कि सेटअप करी गई हैं अंडर स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 के अंदर। जो इंडिया में पहला IFSC था, सेटअप किया गया था गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी गांधीनगर में। पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम के बारे में बात करें तो ये किसके लिए है? NBFCs के लिए है। की फीचर्स देख लेते हैं क्या क्या है स्कीम के। ये अलाउ करता है हाई रेटेड पूल असेट्स को परचेज करने में, कहाँ से? फाइनेंशियली साउंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज से और हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। और स्पेशल मेंशन अकाउंट ज़ीरो भी होता है। विंडो फॉर वन टाइम पार्शियल क्रेडिट गारंटी भी ऑफ़र की जाती है। 3 मंथ तक होता, इसमें होता क्या है, जो आपका फाइनेंशियल है वो उसको आप एक्सटेंड कर सकते हो कब तक के लिए? 3 मंथ तक के लिए। और अब देख लेते हैं जो हमने ऊपर बात की थी स्पेशल मेंशन अकाउंट, वो क्या है? देखिए जो क्लासिफिकेशन है स्पेशल मेंशन अकाउंट का वो इंट्रोड्यूस किया गया था RBI के द्वारा 2014 में, जिससे कि हम उन अकाउंट्स को आइडेंटिफाई कर सकें
जिनमें पोटेंशियल है एक अच्छा जो मतलब जिनमें पोटेंशियल है कि वो आगे जाके एक एनपीए बन सकते हैं या फिर स्ट्रेस असेट बन सकते हैं। कुछ कैटेगराइजेशन भी है, हम वो भी देख लेते हैं। SMANF का मतलब होता है कि नॉन फाइनेंशियल जो सिग्नल्स ऑफ स्ट्रेस, वो SMA 0 का मतलब होता है जो प्रिंसिपल या फिर जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो ओवर ड्यू हो चुकी है, कब तक के लिए, 30 दिन से ज़्यादा, लेकिन जो अकाउंट है वो साइन कर रहा है कि स्ट्रेस जो है वो अभी नहीं ले सकते हैं। SMA 1 की बात करें तो इसमें होता है कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट जो कि 31 डेज से लेकर 60 डेज तक के बीच में होते हैं। और SMA 2 की बात करें तो इसमें 61 से लेकर 90 डेज तक के बीच का जो भी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट ओवर ड्यू होता है, बचा हुआ होता है, उनके बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ई बेकरी ई ऑक्शन पोर्टल के बारे में बात कर लेते हैं। ये एक तरह का, इसमें होता क्या, सिंपल सी बात है, मतलब ये है कि इसके अंदर यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है। इसका ऑब्जेक्टिव वही है कि सारे बैंक्स को अटैच करके उनमें ट्रांसपेरेंसी लेके आ जाएं और जो भी उनमें उनकी वैल्यू रियलाइजेशन है उसको हम इम्प्रूव कर सकें। और इसका जो इस फ्रेमवर्क का एम क्या है, एक सिंगल विंडो एक्सेस कराना, जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन एक प्रॉपर्टी की हो वो मिल सकें। जो कि पता है जब कोई भी पर्सन होता है वो लोन पेमेंट नहीं कर पाता तो गवर्नमेंट उसकी कुछ सिक्योरिटी लेती है ना, तो उस सिक्योरिटी को सेल करने का अगर ये होता है यूजुअली प्रॉपर्टी के केसेस में। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं। जो बॉन्ड है ये सोल्ड किसके थ्रू किए जाएंगे, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, एक्सेप्ट, इसमें कंडीशन है, एक्सेप्ट कौन होंगे, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड पेमेंट बैंक्स। और साथ ही साथ और कौन इसको सोल्ड कर सकता है, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, या फिर कोई डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस है, ओके, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, जैसे कि आपका हो गया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के बारे में जान लेते हैं। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा 2015 में। इसका एम है, मतलब ये एक तरह से क्या करता है, हेल्प करता है जो इंडिया के ऊपर ओवर डिपेंडेंसी है, मतलब इंडिया की जो ओवर डिपेंडेंसी है गोल्ड को इम्पोर्ट करने में, उसको थोड़ा सा रिड्यूस किया जा सके। और साथ ही साथ इसका एम ये भी है कि जो हम इंडियंस की एक हैबिट है कि गोल्ड को सेव करने की, तो उसको हम मार्केट में लेके आएँ, जिससे क्या हो, लिक्विडिटी बढ़े। अब ये सब एलिजिबिलिटी पढ़ लेना, बहुत ही जनरल से पॉइंट है, आप पढ़ोगे तो आपको भी लग जाएगा। नेक्स्ट है भीम 2.0 के बारे में बात कर लेते हैं। ये डेवलप किया गया था नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, लॉन्च हुआ था 2016 में। ये इसने अभी रिसेंट में 3 लैंग्वेजेस को ऐड किया है, कोंकणी, भोजपुरी और हरियाणवी। इसके अलावा अभी इसमें प्रेजेंटली 13 लैंग्वेजेस जो हैं ऑलरेडी इसमें हैं। अब NPCI के बारे में जान लेते हैं। ये एक इनिशिएटिव था RBI और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के द्वारा, किसके प्रोविज़न के तहत, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007। और क्यों, जिससे क्या हो, क्योंकि एक तरह का हम रोबस्ट पेमेंट एंड सेटलमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में क्रिएट कर सकें। और ये एक तरह के नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इंटरप्राइज डेवलपमेंट सेंटर्स के बारे में। तो MSME ने इसको लॉन्च किया है हर एक डिस्ट्रिक्ट में, याद रखिएगा हर एक डिस्ट्रिक्ट में। ओके, अब देखते हैं ये है क्या हमारे पास। इसका एम है कि एक हम तरह का एक कैडर डेवलप करें, किसका, इंडिजिनस एंटरप्रेन्योर, किसमें, MSME में, ECDs में, जो कि सिमिलर किसके किसके सिमिलर होगा, एक इंक्यूबेटर की तरह, जो कि स्टार्टअप में भी काम आता है। ये रन किए जाएंगे स्पेशल पर्पस व्हीकल और किसकी पार्टनरशिप के द्वारा, प्राइवेट सेक्टर बिजनेस मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन, लोकल इंडस्ट्री एसोसिएशंस के द्वारा, मतलब के साथ। की फीचर्स क्या हैं, रोल्स क्या हैं और फंक्शंस क्या हैं। ये एक इंटरप्राइज डेवलपमेंट कोर्स ऑफर करेगा, कुछ वेकेशनल गाइडेंस होंगे, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होंगे और एक इंटरप्राइजेस क्लिनिक्स भी होगा। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसी फर्म है जो कि स्ट्रगलिंग फर्म है, जो कि चाहती है कि गवर्नमेंट उसकी हेल्प करे, तो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, किसी भी छोटे बिजनेस को स्टार्ट करने की जो भी हेल्प चाहिए, जैसे कि बैंक से लोन लेना, तो बैंक से लोन लेते हैं हम, उसका फिर उसका लोन, मतलब जो डेप्ट होता है उसको पे कर देते हैं, तो डेप्ट ट्रैप में ना फंस जाएं, इसके लिए एंटरप्राइज क्लिनिक जो है वो सेटअप करे जाएंगे। क्रेडिट फैसिलिटेशन और जो सिंडिकेशन होगा,
एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड सप्लाई इंक्लूजन ये भी ऑफ़र करेगा। इंसेंटिव्स और लोन जो कि जो होंगे किसके द्वारा, गवर्नमेंट, और प्रोवाइड किसको किया जाएगा, सेक्टर्स के लिए, वो भी फ्लो करेगा थ्रू ईसीडी से। और कौन डिटरमाइन करेगा ये, आई मीन किस बेसिस पे डिटरमाइन किया जाएगा कि वो जो फर्म है वो कैपेबल है या नहीं। अब देखते हैं निर्विक स्कीम के बारे में। तो एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि ये जो स्कीम है ये ईज़ करेगी लेंडिंग प्रोसेस को और एनहेंस करेगी लोक अवेलेबिलिटी किसके लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए। इंश्योरेंस कवर जो है वो गारंटीड होगा किसके लिए, कब तक, कितने तक का, 90% ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। इंश्योरेंस कवर जो है वो प्री और पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट्स दोनों में ही इंक्लूड होगा। और साथ ही साथ ये मैंडेट करेगा इंस्पेक्शन ऑफ बैंक डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड बाय ईसीजीसी ऑफिशियल फॉर लूजेस कितना, 10 करोड़ से ज़्यादा, अगेंस्ट किसके, प्रेजेंट 1 करोड़। बैंक जो है उनको एक प्रीमियम देना पड़ेगा ईसीजीएस को मंथली बेसिस पे, और प्रिंसिपल इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा जो कि ऑफ़र किया गया था उनको। ओके और ये इंश्योरेंस कवर जो है ये भी एक्सपेक्ट करती है कि जो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट है, जो आई मीन जो कैपिटल रिलीफ के तहत जो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट है उसको भी हम थोड़ा सा नीचे ला सकें, मतलब उसको थोड़ा ब्रिंग डाउन कर सकें। लेस प्रोविज़न रिक्वायर्ड होंगे और लिक्विडिटी जो है जिस किसके थ्रू होती है, क्विक सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स जो है वो भी थोड़ा सा कम हो सके। मतलब क्या क्या चीज़ें कम करने की कोशिश करेगी, कैपिटल रिलीफ के तहत जो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट होता है, लेस प्रोविजंस रिक्वायर्ड होंगे और क्विक सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स जो होते हैं उनकी भी लिक्विडिटी थोड़ी सी कम हो, मतलब जो पूरा प्रोसेस है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस मतलब जम के बारे में बात करते हैं, तो जो जम है एक तरह का स्टेट ऑफ आर्ट नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ का। ये बहुत जनरल से पॉइंट्स आप पढ़ना, वैसे भी इतना ज़्यादा न्यूज़ में है ये कि आई थिंक आप सबको पता होगा ये, बट फिर भी एक बार आप पढ़ लेना। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नाम के बारे में बात करते हैं। ये एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए। लॉन्च किया गया था सेंटर के द्वारा 2015 में और गवर्नमेंट ने इसको नेक्स्ट फेज़ के लिए इंक्रीज़ भी कर दिया है। कब तक के लिए, दिसंबर 2019 के लिए। ये जो पोर्टल है मैनेज किया जाएगा स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम के द्वारा। नेक्स्ट हमारे पास है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री हैं, इन्होंने एक टास्क फोर्स को जो सेटअप किया है जो कि हेड किया जाता है इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी, जो कि एक रोड मैप प्रिपेयर करेंगे किसके लिए, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, जो कि होगा 2019-20 से लेके 2024-25 तक के लिए। ईच मिनिस्ट्री मतलब हर एक मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होगा इसकी मॉनिटरिंग के लिए। कौन सा मॉनिटरिंग, जो प्रोजेक्ट चल रहा है इसकी मॉनिटरिंग के लिए, और साथ ही साथ ये भी इंश्योर करेगा कि जो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है वो विद इन कॉस्ट हो रही है। मार्केट इंटरवेंशन प्राइस स्कीम के बारे में बात करते हैं। प्राइस सपोर्ट मैकेनिज्म जो है इम्प्लीमेंट किया गया है किसके रिक्वेस्ट पे, स्टेट गवर्नमेंट्स के रिक्वेस्ट पे। इसमें होगा क्या, ये किसके लिए है, प्रोक्योरमेंट किया जाए किसका, पेरिशेबल आइटम्स का और हॉर्टिकल्चर कमोडिटीज़ का। और कब करा जाएगा ये, जब आपको ये स्कीम इम्प्लीमेंट तब होगी जब आपको पता चल रहा होगा कि 10% का डिक्रीज़ या फिर 10% का इंक्रीज़ हो रहा है एक पर्टिकुलर ईयर में। आई मीन जो नॉर्मल प्रोडक्शन होता है उसमें अगर 10% का इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा है तब ये स्कीम जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉरपोरेशन जो है वो इस स्कीम का इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहा है। अंडर एमआईपी क्या होगा, जो फंड्स हैं वो स्टेट्स को एलोकेट नहीं किए जाएंगे। ओके जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो रिस्ट्रिक्ट है केवल कहाँ के लिए, सिर्फ जो कंसर्न करता है स्टेट, सिर्फ एक ही जो स्टेट कंसर्न है सिर्फ वहीं पे। ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्पोर्ट स्कीम के बारे में बात करते हैं। इस स्कीम ने एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को रिप्लेस किया है। ओके और कौन सी स्कीम थी वो, इंफ्रास्ट्रक्चर
फॉर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट्स। ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें इसका ऑब्जेक्टिव है एनहेंस एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। और किसके थ्रू, जो भी एक एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रिएटिंग फोकस्ड जो हमारा टारगेटेड एक इंफ्रास्ट्रक्चर उनके बीच का जो गैप है उसको ब्रिज करने में, और फर्स्ट माइल और लास्ट माइल कनेक्टिविटी को इंश्योर करने में। और साथ ही साथ जो स्कीम है एक असिस्टेंस भी प्रोवाइड कराएगी सेटिंग अप करने के लिए और अपग्रेडेशन करने के लिए किसका, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का। अमेंडमेंट टू कंपनीज एक्ट के बारे में बात करते हैं, इससे कुछ की फीचर्स देख लेते हैं। ये कंपनीज को अलाउ करेगी ट्रांसफ़र करना क्या, अपना जो CSR फंड्स हैं तो उनको सेपरेट अकाउंट में, और ये जो ट्रांसफ़र होगा ये है कहीं भी किया जा सकता है, किसी भी फंड स्पेसिफाइड, किसी फंड में जो कि कहाँ पे स्पेसिफाई है, शेड्यूल 7 ऑफ दिस एक्ट। और इसके तहत हो गया क्या जाएगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको ज़्यादा पावर मिल जाएंगी जो भी इस एक्ट का वायलेशन करेगा, और जो स्पेशल कोर्ट्स का बर्डन है वो भी कम हो जाएगा। और ये इनेबल करता है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी को कि वो अपने जो भी फंक्शन है वो बहुत ही एग्जीक्यूटिव बॉडी की तरह उसको परफॉर्म कर सकें। और जो और साथ साथ क्या करता है, जो रजिस्ट्रेशन होता है कंपनीज़ का वो भी करना ज़रूरी हो गया एक तरह से। और ये कुछ फंक्शन जो कि NCTL के हैं वो वहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करने का प्रपोज़ल भी दे सकता है। और अगर इन केस कोई भी इन शेल कंपनीज़ के जो भी रूल्स हैं उनको वायलेट करता है तो बिल प्रपोज़ करता है कि आप नॉन मेंटेनेंस करो, जो भी एक रजिस्टर्ड ऑफिस है या फिर कोई नॉन रिपोर्टिंग कमेंसमेंट है बिजनेस ग्रुप का, उनका एक आप रजिस्टर मेंटेन करो। किसान क्रेडिट स्कीम के बारे में बात करते हैं, तो ये जो है ये है फिशरीज़ और एनिमल हस्बेंड्री स्कीम के लिए भी ये बजट 1998 और 1999 में जो है प्रपोज़ किया गया था, अनाउंस किया गया था। ये जो स्कीम है, मतलब जो मॉडल स्कीम है, प्रिपेयर की गई थी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट मतलब नाबार्ड के द्वारा, और रिकमेंडेशन किसने दी थी, वे गुप्ता कमेटी ने। और ये इम्प्लीमेंट की जा रही है सभी कोऑपरेटिव बैंक्स, RRBs और PSBs के द्वारा थ्रू आउट द कंट्री। जो स्कीम है वो KCC होल्डर की अगर डेथ हो जाए, फिर परमानेंट कोई डिसेबिलिटी आ जाए किसी एक्सीडेंट के द्वारा, तो उसमें जो रिस्क होगा उसको भी वो हैंडल करेगी। टाइम रियलाइज स्टडी के बारे में बात करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कंडक्ट कर रही है पहली नेशनल टाइम रिलीज स्टडी, जिससे क्या हो, जो भी एक कार्गो का मूवमेंट हो रहा है क्रॉस बॉर्डर्स, उनमें कुछ तेज़ी आ सके। WCO RTS है जो स्पेशली रिफर की गई है किसमें, आर्टिकल 7.6 ऑफ WTO ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट। ये एक तरह का टूल है मेंबर्स के लिए जिससे कि वो मेज़र कर सके, और साथ ही साथ जो भी उनका एवरेज टाइम है गुड्स का उसको वो पब्लिश कर सकें। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में बात करते हैं। ये एक ब्रॉड गॉज कॉरिडोर है। अक्टूबर 2006 में एक डेडिकेटेड बॉडी या फिर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था इस प्रोजेक्ट को कैरी आउट करने के लिए। प्रोजेक्ट के लिए जो कि एक सॉफ्ट लोन भी दिया गया है किसके द्वारा, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी, किसके तहत, अंडर स्पेशल टर्म्स फॉर इकोनॉमिक पार्टनरशिप। देखते भी रूट कहाँ से होकर जाएगा, ये पास करेगा वडोदरा, अहमदाबाद, पालनपुर, फुलेरा, रेवाड़ी, और कौन कौन से स्टेट से, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। जो इंडिया का गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है वो भी देखिए किसको कनेक्ट करता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, और रन किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के तहत। तो हम नेक्स्ट वाली वीडियोज़ में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।